नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसी खास कंपनी से जिसे आप जानते तो हैं, नाम भी सुना है, देखा भी कई जगह है, लेकिन ये पता नहीं कि आप उसे पहचानते कितना है। अब आप सोचेंगे ये क्या पहेली है। जी हाँ, हाल ही में ढेर सारी कंपनियों के आईपीओ आप एक के बाद एक बाजार में आते देख रहे हैं, लेकिन बहुत कंपनियां ऐसी कम हैं जो बड़ी साइज़ की और नए ज़माने के बिजनेसेस के आईपीओ लेकर आए। तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के बारे में जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आईपीओ की साइज़ 6,000 करोड़ रुपए के आसपास हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस आईपीओ के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से समझें। जी हाँ, जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है एबिक्स कैश। एबिक्स कैश अपना 6,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा आईपीओ लेकर बाजार में उतरने की तैयारी में है। और इस आईपीओ को लेकर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से, कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन और साथ ही कंपनी के सीईओ रॉबिन रैना साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन सर आपका। साथ ही कंपनी के सीएफओ हैं हमारे साथ सुमित खदरिया जी। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और कंपनी का ट्रैवल बिजनेस हैंडल करने वाले ट्रैवल बिजनेस के एमडी नवीन कुंडू साहब हैं। और साथ ही पेमेंट सॉल्यूशंस और पेमेंट्स का पूरा बिजनेस देखने वाले गुरु प्रसाद साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। रॉबिन जी, जैसा कि हमको पता है आप पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं। आजकल जहाँ भी आप एयरपोर्ट्स पे जाएं, सामने हर जगह एबिक्स के काउंटर्स हमें नज़र आते हैं। मीडिया में भी, हर तरह के बिजनेसेस में अब आप आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं, राइट? जी हाँ तैयारी है? कब तक आने की तैयारी है सर? सर, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। कोशिश है कि जुलाई के इनिशियल पार्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमने सोचा कि जब तक आप जुलाई में आईपीओ लाए, लेकिन आपकी कंपनी हमें बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती, तो मैंने सोचा कि पहले आपको आमंत्रित किया जाए। और चूँकि इतना बड़ा आईपीओ है, इतने बड़े सारे कारोबार है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पूरी टॉप मैनेजमेंट टीम से मुलाकात की जाए। लेकिन शुरुआत में आपसे करता हूँ। सबसे पहले बताइए सर, आपकी कंपनी करती क्या है? हमारी कंपनी एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। हम पेमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, हम ट्रैवल में ऑपरेट करते हैं और हम टेक्नोलॉजी में ऑपरेट करते हैं। मगर बिजनेस लाइन एक बड़ा सिंपल आइडिया है कि हम एक एयरपोर्ट की तरह खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि जो फाइनेंस और इंश्योरेंस और ट्रैवल में जो भी धंधा हो रहा है किसी भी तरह से, उसको कहीं पीछे हम बैठ के टेक्नोलॉजी उसकी पावर करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स हैं वो भी क्रिएट करें। एक एंड टू एंड हमने एक सोल्यूशन बनाया है कि एक डिजिटल जर्नी जो है कंज्यूमर की, उसको पूरे को हम उसमें हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ में जो उसकी टेक्नोलॉजी है पीछे, कि अगर एक आप लोन लेने जा रहे हैं या आपने एक वेल्थ मैनेजमेंट करनी है या आपने ट्रैवल करना है या इंश्योरेंस खरीदना है, तो हम उसके पीछे टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं। ओके। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बिल्कुल ही अलग सोच थी हमारी, हमने बोला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को यूज करने के लिए दे। हम उसको ऑन डिमांड बेसिस पे, कि जब वो यूज करेंगे तो हमें पैसा देंगे। ओके। हम उसको कुछ लाइसेंस नहीं करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, हम कहेंगे कि आप उसको यूज करिए और जब वो सक्सेसफुली यूज होगा आप हमें पैसा दीजिए। और उसमें एक स्केल बनेगा, और स्केल बनेगा तो वो जितना बड़ा स्केल बढ़ता जाएगा तो उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा आनी चाहिए। तो एक सिंपल मॉडल बना के, कि सोच के कि हम एक एंड टू एंड एक जर्नी एक कंज्यूमर की और बिजनेस की कंट्रोल करेंगे। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ किया शब्द का कि कंज्यूमर की डिजिटल जर्नी। इंटरेस्टिंग है। मैं उस पर आपसे पूरा समझूंगा कि मेरी डिजिटल जर्नी आप कैसे करते हैं। मैं भी कंज्यूमर हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स बताए जो आपके, उनसे एक बार ज़रा मैं समझूं। गुरु प्रसाद साहब हैं जो कि आपके पेमेंट डिवीज़न के एमडी हैं। सर, आपका डिवीज़न क्या करता है, किस तरह से बिजनेस करता है? और मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव पेमेंट बिजनेसेस का गुरु प्रसाद साहब को है। सेंट्रम की जो फॉरेक्स डिवीज़न हुआ करती थी, जिसे शायद आप ही ने एक्वायर किया है, राइट, एबिक्स में, उसको वो हेड करते थे। तो सर ज़रा समझाएं आपके इस एक्सपीरियंस के लिहाज से ये बिजनेस एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? Sir, in our business and payment solutions, we have 3 regulated license. Okay. One is an authorized dealer's category 2 license, which permits you to buy and sell foreign exchange and also do outward remittances. And the other license is MTSS, where inward remittances is there, where we are the market leaders in terms of inward remittance for Western Union, MoneyGram or RIA. And the third business is the domestic payments business, which is a PPI license holder.
Okay. And we are experienced in all the three because MTS's business and AD2 business, we have been doing this business for the last 30 years. 30 years? 30 years. And PPI license, we were the first one to get the license from Reserve Bank of India in 2008. Okay. And we have spread out across India. We have got close to 500,000 touch points. And through these locations, we execute these businesses. ओके सो अगर इंडिया में किसी को फॉरेक्स की ज़रूरत है वो आप पूरा करते हैं, हिंदुस्तान के बाहर पैसा भेजना है आप भेजते हैं, अगर बाहर से हिंदुस्तान में पैसा आना है ये सारे बिजनेस आप करते हैं Yes, sir. एम आई राइट रॉबिन सर बिल्कुल सर, बराबर आपने समझ बिल्कुल अच्छे से कैप्चर किया इसका। सो इसके अलावा जो पीपीआई बिजनेस की बात कर रहे हैं गुरु प्रसाद जी। वो जरा मुझे समझाइए ये एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, इसमें क्या स्कोप है? सर देखिए, पीपीआई के बिजनेस में हम जैसे एक कार्ड्स बिजनेस होता है या एक गिफ्ट कार्ड बिजनेस होता है, एक प्रीपेड कार्ड बिजनेस है या बिल पेमेंट सर्विसेज हैं, तो ये सब बहुत से तरीके इसमें सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज भी हम सब प्रोवाइड करते हैं। मगर इसमें जो मेन बिजनेस है पेमेंट में, देखिए हमारे जो बिजनेस के आपने 3 वर्टिकल की बात करी, तो 52% 53% हमारा बिजनेस टेक्नोलॉजी से आता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस 53%। 53%। जी जी। तो 19% हमारा जो है रेवेन्यू वो ट्रैवल से आ रहा है, वो भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैवल हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। फिर आपका जो बाकी का जो बिजनेस है वो सारा पेमेंट्स डिवीजन से आता है। उस पेमेंट डिवीजन में 2 बड़े सेक्टर हैं जिसमें कि पैसा हिंदुस्तान में जो आता है और पैसा हिंदुस्तान से जो बाहर जाता है, राइट। और उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस। अगर आप इन एरियाज को लेंगे तो ईबिक्स कैश बहुत बड़ा लीडर है हिंदुस्तान का इन सेक्टर्स में। अच्छा। बहुत धंधा करते हैं और आप कोई भी मैट्रिक ले लीजिए, किसी का भी मैट्रिक ले लीजिए, किसी थर्ड पार्टी का, तो वो सब आपको बताएंगे कि ईबिक्स कैश इसका लीडर है। ओके, वंडरफुल। इस पूरे बिजनेस में जो फॉरेक्स के लेन देन का है, हिंदुस्तान के बाहर पैसा भेजना हो, हिंदुस्तान में अंदर पैसा मंगवाना हो, लीडर है ईबिक्स कैश। अब आते हैं ट्रैवल बिजनेस पर। नवीन साहब, आप तो ट्रैवल बिजनेस के बड़े वेटरन रहे हैं, बड़े सारे जो जितने सोचे फिक्की ये सारे इनकी जो ट्रैवल की पूरी बॉडीज़ होती है उनको आपने लीड भी किया है, इस इंडस्ट्री पर गहरी पकड़ रखते हैं। ये बताइए सर, आपकी कंपनी ट्रैवल बिजनेस में क्या काम करती है? देखिए अनिल जी, हमारी ट्रैवल जो बिजनेस है वो थोड़ी अलग है बाकी लोगों की ट्रैवल कंपनी से। ओके। जैसे ओटीएस हैं, ओटीएस में आपने एक ऐप डाउनलोड किया और आपने टिकट बुक किया। करेक्ट। हमारा मकसद ये था कि हम ट्रैवल को एज ए प्लेटफॉर्म सर्विस बना के जो छोटे स्मॉल ट्रैवल एजेंट्स हैं इंडिया में और एशिया में, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। ओके। और हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें ताकि वो इन बड़े ओटीएस से कम्पीट कर सकें। अच्छा। अब एक ट्रैवल एजेंट है मदुरई में, एक ट्रैवल एजेंट है नागपुर में, कोई पुणे में बैठा है, कोई गुवाहाटी बैठा है, शिलोंग बैठा है। अब उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी बना के कम्पीट करे। ओके। तो हमारा मकसद ये है कि हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई है और हम उसको वो टेक्नोलॉजी देते हैं, उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो कम्पीट करते हैं। नहीं तो अभी आप मुझे ये समझिए, जैसे मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, है ना, मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बैठ के मैं टिकट बुक करता हूँ, ठीक है। अब मेरा कंपटीशन सारे यात्रा, मेक माई ट्रिप, इज़ माई ट्रिप, ये सारी जितनी वेबसाइट हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास तो ऑप्शन है ना, मैं टिकट वहाँ से कराऊँ या आपसे कराऊँ, जो सस्ती होगी वहाँ से करूँगा। सो मुझे एज ए ट्रैवल एजेंट आप क्या सर्विस दे सकते हो? सबसे बड़ी बात जो आपने भी कही कि जो बाकी लोगों से वो कम्पीट करेगा, करेक्ट, तो उसके पास उतना रिसोर्स नहीं है, उतना बड़ा पावर नहीं है कि वो रेट प्रोवाइड कर सके आपको। तो फिर आप उससे क्यों बुक करेंगे? राइट। आप उसके पास जाएंगे इसीलिए क्योंकि जब हमारी वो टेक्नोलॉजी यूज करता है और हमारा जो एग्रीगेटिंग पावर यूज करता है, अच्छा, उससे वो कम्पीट कर पाता है उन एजेंट के साथ। ओके। तो अगर आप एज ए कंज्यूमर जाते हैं, हर कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करके टिकट बुक नहीं करता, वो कहता है मैं अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करूंगा क्योंकि मेरे को मेरा ट्रैवल एजेंट बहुत टाइम से सर्विस देता है। करेक्ट। तो उस सर्विस के लिए उसको कम्पीट करना है, तो वो हमारे पास आता है। ऐसे हमारे पास 3.5 लाख एजेंट इंडिया में है, 3.5 लाख, और 2,10,000 एजेंट हमारे फिलीपींस, इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में है, दुबई में है। अच्छा। तो कुल मिला के 5,19,000 एजेंट हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैवल बेचते हैं। और हमारी लीडरशिप पोजीशन है फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, और इंडिया में हम एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है अपने बिजनेस के। इंटरेस्टिंग है सर। ये तो मतलब जनरली हम देखते हैं बिजनेस मॉडल मतलब ये कि B2C वाला है आमतौर पर, कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आइए टिकट बुक करिए, लेकिन आपने B2B वाला मतलब क्यों ट्रैवल एजेंट्स को ही चुना कि इनके थ्रू करेंगे? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस, क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल था कि अगर वो छोटा एजेंट 100 रुपए कमाएगा हमारे लिए, तो हम 30 से 40 रुपए उसको भी दे देंगे। पार्ट हम अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कमीशन, पार्ट ऑफ द कमीशन दे देंगे। बट हमारा एक बिजनेस मॉडल ये था
मैंने जब देखा कि ट्रैवल में सब लोग पैसा लूज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, करेक्ट। तो मैंने बोला हमारा फर्क क्या होगा, पैसा तो लूज करना नहीं है, हमें प्रॉफिट कमाना है हर चीज में, तो क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल यही है कि हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल डालें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, और वो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन गया। हम वो टेक्नोलॉजी उन्हीं एजेंट को नहीं देते, हम बहुत से कंपटीशन को भी अपनी टेक्नोलॉजी दे देते हैं, करेक्ट। वही टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी दे देते हैं। तो हम एक एनेबलर हैं। हमने एक अलग एंगल लिया, हमने बोला कि सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन में एक होड़ थी हिंदुस्तान में कि सब लोग बोल रहे हैं मेरी प्राइस लोएस्ट है, मैं फाइट करता हूं। Correct. हमने बोला उस होड़ में घुसने से पहले हम कुछ अलग होना चाहिए, और हमारी अलग चीज क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी। हमने वो टेक्नोलॉजी करके लोगों को अनेबल कर दिया, तो उससे हमारे को एक बिल्कुल ही अलग एक हमारी पोजीशनिंग आ गई। उससे हमारे को एक एज भी मिला। वो एज क्या मिला कि सब लोग लूज क्यों कर रहे हैं पैसा, उनको बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, राइट। हमें नहीं करनी पड़ती इतनी, क्योंकि हम तो जब 5,19,000 एजेंट अगर हमारे होंगे तो वो तो हर गली में बैठे हैं। Right. जब वो गलियों में बैठे हैं तो उनको लोग जानते हैं वहां पे, तो वो अपने आप आ रहे हैं लोग उनके पास बुकिंग करने। तो मुझे जो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये बहुत बड़े जो काफी प्लेयर हैं, वो मुझे नहीं करनी पड़ती उतनी। करेक्ट। तो आपको वो खर्चा काफ़ी बच जाता है, जाहिर सी बात है। जी हाँ। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि मैं पहले कोशिश ये कर रहा हूँ कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, क्योंकि नए ज़माने की अलग तरह की कंपनी है जो आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तो ही डिसीजन ले पाएंगे कि भाई इस आईपीओ के बारे में मुझे आगे क्या करना है। पहले मैं आपको कंपनी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोमोटर्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद हम आईपीओ से रिलेटेड भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन पर बात करेंगे। आपने कहा कि सुमित जी मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊँगा जो फाइनेंशियल्स की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले रोविंद जी, आपने ये कहा कि भाई एक कंज्यूमर के तौर पर आप मुझे एक डिजिटल एक्सपीरियंस देते हैं। अब समझो मुझे नहीं पता, मैंने कभी कभार आपका वो फॉरेक्स कार्ड खरीदा होगा, या फिर कभी एयरपोर्ट से ना विदेश यात्रा पे जा रहे हैं आ रहे तो फॉरेक्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने आप प्लेटफॉर्म पे लिया। उसके अलावा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया आपका कोई बिजनेस। आप कह रहे कि आप सब जगह इंश्योरेंस में हैं, ट्रेवल में हैं, क्या क्या बताया सर, और बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई सब जगह है ना, टेक्नोलॉजी में। सो मेरी लाइफ में आप कहाँ हैं, किस जगह हैं? एग्जाम्पल आपको लेता हूं कि एक कोई आदमी है जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे 2 ही उनका तो अपना ही ले लीजिए जी। तो आई थिंक आपके बेटे बाहर शायद पढ़ते हैं जी। तो आप ये सोचिए कि आपका जो दूसरा बेटा है उसको बाहर जाना है, तो आपके पास तो बहुत पैसा है शायद, मगर आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए, 1 मिनट के लिए, मैं आपकी गलत से भी दूर भी नहीं करना चाहता। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास पैसा कम है, ठीक है, तो आपके एक बेटे बाहर पढ़ रहे हैं और कहीं अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने दूसरे बेटे को एडमिशन मिल गया MIT में, और आपने उसको MIT भेजना है, तो पैसे की जरूरत है, तो आपने अपने बड़े बेटे को फोन किया बाहर, बोला $10,000 भेज दो। ओके। तो अब आपने जब बोला $10,000 भेज दो, तो आपके बेटे ने $10,000 भेजे, वो कहीं गया, सपोजिंग वो अमेरिका में था, वो वॉलमार्ट पे चला गया, मे बी उसने वेस्टर्न यूनियन पे गया, मनीग्राम पे गया, यूरोनेट पे गया, और उसने $10,000 पकड़ा दिया। 5 मिनट में जब उसने वो 10,000 रुपये पकड़ाए, आप यहाँ पे, आप सपोजिंग आप मुंबई में थे या आप ट्रैवल कर रहे थे, नागपुर में हैं, आप ईबिक्स कैश के आउटलेट में गए, और आपने 5 मिनट बाद जब उन्होंने पैसा दिया था, आपने अपने $10,000 पकड़ लिए, कहीं भी, कहीं भी, किसी भी आउटलेट पे? सर हमारे 50,000 बैंक ब्रांचेज हैं जो हमारे आउटलेट हैं, बैंक ब्रांच 50,000 से ज्यादा बैंक कैसे? की जो ब्रांचेज हैं वो भी हमारे एजेंट हैं। अच्छा। तो वो हमारी बहुत एक्सपेंस, हमारा रीच बहुत ज्यादा है। तो अब आपने कहा कि अरे यार इतने $10,000 से क्या होगा, अब मुझे तो लोन लेने जाना है, तो आप लोन लेने किसी बैंक पे चले गए, ठीक है। अब वो लोन लेने गए तो वो जो बैंक है पीछे से वो हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था। अच्छा। क्योंकि वो कैसे, हिंदुस्तान में 32 बैंक हैं ऐसे जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़े से बड़े, अगर आप पहले 5 बैंक देखेंगे हिंदुस्तान के, पहले 5 NBFC देखेंगे, लार्ज वाले, टॉप, वो टॉप के, वो हुज है हमारा क्लाइंटेल, अच्छा। वो सारे हमारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब आपने लोन ले लिया, ठीक है। अब आपने कहा कि पहले तो मैं फीस डिपॉजिट करता हूँ, MIT को पैसा पैसे भेजने, तो अब MIT को पैसे भेजने के लिए हमारी फॉरेन एक्सचेंज सर्विस है, हम हिंदुस्तान के लीडर हैं उस सर्विस में, ओके, अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं,
Highest market share. हाईएस्ट मार्केट शेयर है, जो पैसा बाहर जाता है एजुकेशनल रेमिटेंस में। ठीक है। तो आपने हमारे डायरेक्ट टाई अप हैं 27 स्कूल्स के साथ, इंटरनेशनल स्कूल्स के साथ। उसके अलावा जितने भी एग्रीगेटर हैं, तो उन एग्रीगेटर क्रेडेला जैसे हैं, फ्लाई वायर, उन सब के साथ हमारे डायरेक्ट अरेंजमेंट्स हैं। तो आपका पैसा पहुंच गया उसी दिन, कॉल फीस भी डिपॉजिट हो गई, तो आपने एक और सर्विस हमारी वहां भी कर ली। 18 स्टेट्स जो हमारी हिंदुस्तान में हैं, उधर जो स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन है, तो जैसे आप महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में अभी हमने प्रेस रिलीज से अनाउंस करा था, पब्लिक है ये न्यूज, तो मैं बात कर सकता हूं। तो 38,000 बसेज हैं महाराष्ट्र में। तो हर बस में हमारी पॉस डिवाइस होती है। तो उस पॉस डिवाइस से आप टिकट पे करेंगे। राइट। तो जब आप पे करेंगे, चाहे कोई भी कार्ड यूज करिए, तो उसमें हमारे को एक फी आ रहा है उसमें। अच्छा। तो 18 स्टेट में वो बस हो रही, तो आपने बस सर्विस भी जब आपने वो यूज किया, टिकट खरीदी, तो फिर हम ईबिक्स कैश आ गया वहां पे। तो अब आप दिल्ली पहुंच गए, आपने दिल्ली में कहा कि यार मैं वीजा लेना है, मे भी आपने ईबिक्स कैश के पास आ गए। आपने बोला यार एक तो वीजा चाहिए, एयरलाइन चाहिए, होटल भी चाहिए मेरे को। और आपने जब हमसे ये बात करी, तो हमने आपको प्राइसिंग वगैरह दे दी और आपको दे दिया। चांसेस है कि मे बी आप कंपटीशन पे चले गए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बट बहुत से इंटरनेशनल नाम और हिंदुस्तान के नाम बड़े प्लेयर वो हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अच्छा। तो आप भले मैं टिकट कहीं दूसरी जगह से बुक भी करवाऊं, जी, टेक्नोलॉजी पीछे आपकी है। सर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमारी है। तो जब आप उनसे खरीद रहे हैं टिकट, तो ईबिक्स कैश वहां भी है। अच्छा, अब आपने टिकट भी आ गई, एयरलाइन भी बुक हो गई, वीजा भी आ गया कर दिया। आपने कहा यार इसका बेटे का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेना जरूरी है कि बैग ना गुम हो जाए। तो ईबिक्स कैश की हमारा एक और वेंचर है बाहर, ईबिक्स बीएससी ईबिक्स के नाम से। जो बीएससी ईबिक्स है वो ट्रांसफर, अभी वो कंपनी ट्रांसफर हो रहा है, आईडी के पास हमारी एप्लीकेशन है, तो एक सिस्टर कंपनी ओन करती है, बट वो ट्रांसफर में है, प्रोसेस में है। तो हम वहां से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच देंगे। ये सारी इंडिया वाली कंपनी में आपकी ईबिक्स? ये सर सब कुछ ईबिक्स कैश से होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली क्यों बोला है वही मैं बता दूं हमारे दर्शकों को। जब मैं कह रहा हूँ इंडिया वाली कंपनी, तो आप समझ गए होंगे ना, इंडिया के बाहर भी कोई कंपनी, उसकी मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईबिक्स कैश के आने वाले आईपीओ की। टॉप मैनेजमेंट टीम हमारे साथ है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और आगे चलते हुए कंपनी के आईपीओ के प्लान्स के बारे में। सुमित जी जो सीएफओ हैं, उनसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे रॉबिन सर ने समझाया है कि सब जगह विद्यमान है आप, अंतर्यामी की तरह एकदम, कि कोई भी ट्रांजेक्शन करो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईबिक्स मिल ही जाता है। सो अब मुझे ये बताइए कि आपके अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं? हर एक ट्रांजेक्शन के साथ आपको कुछ पैसा मिलता है या फिक्स भी है, फिक्स क्लम वेरिएबल, कैसे अरेंजमेंट होते हैं? आपकी कमाई कैसे होती है? तो हमारे दोनों तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। फिक्स अरेंजमेंट भी होता है जब जिसमें हम कुछ एक मिनिमम चार्ज लेते हैं, एंड देन देयर इज़ अ वेरिएबल अरेंजमेंट भी होता है। वेरिएबल अरेंजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको इनिशियली एकदम से बोझ नहीं पड़ता है, तो वो हमें थोड़ा फिक्स फ़ी देते हैं, और जैसे वो अपना बिजनेस करते हैं हमारा एक ट्रांजैक्शन फीस होता है। तो उनका बिजनेस ग्रो होता है, उनके ट्रांजैक्शन ग्रो होते हैं, तो उससे हमारा ट्रांजैक्शन फ़ी भी हमें मिलता रहता है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। उनका बिजनेस बढ़ता है और वो हमें भी पे करते हैं, तो हम म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो ये तो फिर रॉबिन सर, जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स पे जो लोग फोकस कर रहे हैं, तो जितना ये वाले बिजनेसेस बढ़ेंगे उतनी आपके रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वही कोशिश है हमारी कि हम इंडिया की जो ग्रोथ पे हम राइड करें। कि जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े, हम भी अपनी 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 सोल्यूशन को और आगे बढ़ाते रहें। अच्छा, और ये जो सारी सर्विसेज दे रहे हैं, इसलिए आपने कहा कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जी हाँ। अच्छा, अब मेरे को आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अगर अब मुझे कोई पूछेगा तो मैं भी बता सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा और समझना जरूरी है मुझे। कई बार क्या होता है कि आपकी तरह की जो कंपनियाँ होती है ना, जो थोड़ा इस डिजिटल से जुड़ा हुआ, इस तरह का ई कॉमर्स से जुड़ा हुआ, इस तरह का जो बिज़नेस करती है, लोग समझते हैं कि नए नए प्रमोटर हैं, फर्स्ट जनरेशन है, पहली बार आके कर रहे हैं, पता नहीं कंपनी प्रॉफिट बनाती नहीं बनाती है, क्या है क्या नहीं, ज़रा समझना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करूँगा। तो ये आप पहली बार ही मार्केट में उतर रहे हैं या कुछ पुराना इतिहास भी है आपका कहीं हिंदुस्तान के बाहर का?
सर मैं ईबिक्स जो एक पेरेंट है ईबिक्स कैश का, उसका चेयरमैन भी हूँ और सीईओ भी हूँ वहाँ पे। तो ईबिक्स इंक पब्लिक है स्टॉक मार्केट्स में, बहुत पहले से 1987 से पब्लिक है जी। 1987 से आपकी कंपनी नैस्डैक में लिस्टेड है जी। और ये जो हिंदुस्तान वाली कंपनी है ये उसकी सब्सिडरी है जिसका आईपीओ आप ला रहे हैं, राइट? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादा नहीं, इस अप्रैल के महीने से, अभी कहाँ हम जून में, अप्रैल में और आधा जून, इबिक्स INC, इबिक्स इंक, ये जो स्टॉक अमेरिका में लिस्टेड है, अगर मैं सही हूँ तो 2.5 महीने में सर डबल हुआ है ये स्टॉक, राइट? सही है। और ये इसलिए डबल हुआ है कि अमेरिका वालों को समझ में आ रहा है कि इस कंपनी की जो इबिक्स इंक वहाँ लिस्टेड है उसकी 100% सब्सिडरी कंपनी है जो सिंगापुर की कंपनी के थ्रू है, उसका आईपीओ आ रहा है, एक वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली, इसके चलते इसका स्टॉक बहुत तेज़ दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। अब ये बताइए सर, ये इबिक्स इंक, थोड़ा सा बैकग्राउंड, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो जानना जरूरी है, आप कैसे अमेरिका पहुंच गए और कैसे आपने उसको लिस्ट करवा दिया, इतनी पुरानी लिस्टेड कंपनी, ये थोड़ा इतिहास बताइए इसका जरा मुझे। सर मैंने लिस्ट नहीं कराया, मैंने 1999 में 1999 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी थी। ओके। तो अमेरिकन कंपनी थी, गोरे लोग चलाते थे कंपनी, और मैं पहला देसी आदमी था जिसने कंपनी ज्वाइन करी। तो ये 1999 में हैवी लॉसेस में थी। इन्होंने 23 साल में कभी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था इन्होंने, 1999 तक। अच्छा। और 1999 में मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सीईओ टेक ओवर किया 2000 के शुरू में, और 2000 से आज की डेट आप ले लीजिए, हमारा हर महीना, हर क्वार्टर, हर ईयर प्रॉफिटेबल रहा है। अच्छा। फॉर्च्यून की 99 से अब तक हमेशा प्रॉफिट बना है सर, 99 इवन से कोविड के समय सर, में। ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, सारे टाइम में हम हमेशा, इबिक्स कैश भी इसी तरह है। इबिक्स कैश 2001 में शुरू किया हमने हिंदुस्तान में, 23 के 23 साल जो अभी गए हैं हमारे वहां से 2001 से अभी तक, वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल गए हैं, हाईली प्रॉफिटेबल गए हैं हमेशा से, शुरू से। वो डीएनए में है हमारा। एक मिनट, आप कह रहे हैं 2001 से ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर साल प्रॉफिटेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल है। अभी तक तो हमने देखा ये पिछले 2 साल में जो लिस्टेड हुई हैं सारी कंपनियां, इस तरह की नई नई ई कॉमर्स वाली कंपनियां, मतलब प्रॉफिट के दर्शन ही नहीं होते। आपकी प्रॉफिटेबल है, आप ही कह रहे हैं? सर हम हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहे हैं। वो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जिंदगी में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए पैसा बनाने में, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बहुत ऊपर होनी चाहिए। सिंपल मॉडल होना चाहिए एक बिजनेस का, और उसमें फिर एफिशिएंसीज देनी है सब लोगों को, ताकि सब लोग खुश रहें, कस्टमर भी खुश रहे, कंज्यूमर भी खुश रहे, पीछे बैकएंड भी लोग, कंपनीज भी खुश रहें। वो सब करने के लिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी भी सोचना नहीं चाहिए। कैश किंग है। अगर आपके बिजनेस में कैश निकल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और कैश प्रॉफिट आ रहा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कंपनियां भी खरीद सकते हैं, आप अपने बिजनेस को भी ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल सिंपल रहा है कि हर दिन पैसा कमाना है, और ठोक बजा के कमाना है, और शान से कमाना है। क्या बात है। तो इसका मतलब सुमित जी, फिर थोड़े अब पैसे कमाने की बात आ गई तो CFO साहब से बात करता हूँ, बिकॉज कुछ मेरे रैपिड फायर टाइप सवाल है। तो कैश बैलेंस है, कैश रिच कंपनी आपकी? हाँ, हमारी कंपनी कैश रिच है। हमारे पास इंडिया में कोई बाहर का डेट नहीं लिया हुआ हमने। डेट फ्री भी है? डेट फ्री इंडिया कंपनी है। पिछले साल जो फाइनेंशियल 23 हमने क्लोज किया है, उसमें हमने 2456 करोड़ का रेवेन्यू, 2,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। एंड उसमें से हमें 748 करोड़ का उसमें हमने नेट प्रॉफिट कमाया है। आफ्टर 750 करोड़ का प्रॉफिट है? हाँ, 748 करोड़ का प्रॉफिट है। 810 करोड़ का हमने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है पिछले साल में। अच्छा। और ये 750 करोड़ प्रॉफिट पैट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके। और करीबन 850 करोड़ के कैश फ्री कैश फ्लो है। 810 करोड़ का फ्री कैश फ्लो हमने लास्ट ईयर जनरेट किया था। अच्छा। और ये सब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में जो हमारे खर्चे हैं, सब कुछ खर्चे निकालने के बाद में। ओके। तो रॉबिन सर, ये बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आप चूँकि ऑलरेडी कह चुके 2001 से आप हमेशा प्रॉफिटेबल है, जो भी एक 3 साल 5 साल का आपका ग्रोथ का नंबर है जो अब तक रहा है, किस तरह की ग्रोथ रही है पिछले कुछ समय कंपनी की, प्रॉफिट के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से, ज़रा वो समझाइए। देखिए, जो अगर आप देखेंगे हमारा ग्रोथ रेट, तो क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट हम उसको बोलते हैं, CAGR, करेक्ट, वो 52.6% है 21 से लेके 23 तक। सारा ऑर्गेनिक है।
अपने बिना एक्विजिशन के ये ग्रो किया है हमने बिजनेस, तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अब कोविड का जो पेंट अप डिमांड है, तो जैसे अब हम ट्रैवल और फॉरेक्स में भी हैं, अब फॉरेक्स में तो हम लीडर हैं इंडिया के, करेक्ट, ट्रैवल में भी हम लीडर्स में से हैं इंडिया के। तो जब ये अभी आप देखेंगे कि बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है फॉरेक्स में, ट्रैवल में, पेंट अप डिमांड है, कोविड के बाद सडनली ग्रोथ आई है, तो ये ग्रोथ हमारी नज़र में अगले 2 साल और चलनी चाहिए। Okay. फॉरेक्स और ट्रैवल के एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ होनी चाहिए कि अच्छा। जैसे लास्ट ईयर तो 100% थी फॉरेक्स की ग्रोथ, ट्रैवल की ग्रोथ 200% थी, 200%। तो मगर वो कोविड का इफेक्ट था। तो अब आगे जाके अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ चलती रहेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अभी कि कंटिन्यूअसली अपने, और जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमारा तो कोशिश यही होगी कि अगर बिजनेस ग्रो हो रहा है तो प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, कोशिश तो पूरी करेंगे इसकी। तो फोकस आपका प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बनाने पे साफ है, और आपने बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला है, हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में कि हम प्रॉफिट बनाने के लिए। ये एक बड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा बदलाव है जो आजकल के नए स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बनकर जो लिस्ट होते हैं, जनरली उनका सिस्टम कैसा है, टॉप लाइन बनाओ यार, कस्टमर्स लाओ, टॉप लाइन बनाओ, वो दिखाओ, प्रॉफिट तो बाद में आ जाएगा। लेकिन आपने शुरू से फोकस बॉटम लाइन पर, प्रॉफिट पर रखा है, हमेशा से रखा है। ओके, आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की कि हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं जी, ठीक है, कि बिजनेस बढ़ता रहेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी है। तो ये दो जो लोग बैठे हैं आपके साथ में, एक सेंट्रम से हमारे गुरु प्रसाद साहब जिनका आपने बिजनेस एक्वायर किया, नवीन जी भी ट्रैवल बिजनेस में रहे, और आपके पास अभी जो सुमित जी बता रहे हैं 810 करोड़ का इस साल का कैश फ्लो, तो पैसे तो बहुत है। तो अब ये ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे करते हैं आप, कैसे आप आइडेंटिफाई करके सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे पास होना चाहिए और उनको साथ लेकर, ये जरा आपकी स्किल बताइए मुझे। देखिए, एक तो मैनेजमेंट टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपके साथ रहनी चाहिए और वो खुश होनी चाहिए। तो हमारी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है हमेशा से। आज हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हिंदुस्तान में, लगभग 11,000 के करीब हैं हमारे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयज़, और हमारी जो सीनियर मैनेजमेंट है, आप किसी भी डिवीजन में चले जाइए, अभी बहुत से और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो इस इंटरव्यू में नहीं हैं, वो सब लोग हमारे साथ रुके हैं। वो जब से आए हैं, चाहे हमने किसी की कंपनी खरीदी और उनको बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया, या हम बाहर से लेके आए, सबका एक्सपीरियंस, डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, सब हमारे साथ रुके हैं, सबको एक लीडरशिप की पोजीशन मिली, एम्पावरमेंट दिया हमने। तो ये एक पहला बड़ा जरूरी पार्ट है। दूसरा है कि एक्विजिशन का। देखिए, एक्विजिशन का पार्ट जो है, हमने 2016 और 2019 के बीच में हमने लगभग 26 एक्विजिशंस करी। वो हमने क्यों करी? क्योंकि ये जो एक रेगुलेटेड मार्केट, 26 एक्विजिशन सर, हमने $680 मिलियन हिंदुस्तान में डाला। उसमें से सुमित, जब आपसे डेट का सवाल दे रहे थे कि एक्सटर्नल डेट हमारा कोई भी नहीं है, मगर हमारा 350 मिलियन हमने एक कन्वर्टेबल डिवेंचर लिया, ठीक है, पेरेंट कंपनी से। ओके। तो और बाकी का पैसा हमने खुद क्रिएट किया अपने कैश फ्लो से, और कंपनियां खरीदी। तो हमने 680 करोड़ की कंपनियां खरीदी। अच्छा। हमने क्यों खरीदी? हमने ये खरीदी बिकॉज ये हम जिस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, ये बहुत रेगुलेटेड सेक्टर है। ओके। और उस रेगुलेटेड सेक्टर में लाइसेंस की बहुत वैल्यू होती है और कंप्लायंस भी बहुत होती है, तो उसमें नया प्लेयर घुसना बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा कि अगर हम लीडर्स को एक्वायर कर लें और हम, तो हमारे लिए एक बेस सेट हो जाएगी। हमने वो बेस सेट कर दी, वो 2016 से 19 तक की, और सारे टाइम में हम प्रॉफिटेबल थे, अच्छे से प्रॉफिटेबल थे। और 19 के बाद हमने कहा बहुत हो गया, अब इस बिजनेस को ग्रो करते हैं, अच्छा, इसको बढ़ाते हैं ऑर्गेनिकली। तो 19 से 23 तक हमारा सारा फोकस अब उसमें रहा है। जब हम जब आईपीओ करेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि जो पैसा आएगा उसमें से एक पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स हमारी एक्विजिशंस पे भी लगेगा और ऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी लगेगा। और तो एक्विजिशन जो एक ऐसा पार्ट है कि हम अपने बस कंपटीशन को नहीं खरीदते, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लीडर हैं, हम अपने आप, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मार्केट को बढ़ाते रहें लगातार, हमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, मगर हमें डिजिटल जर्नी कवर करनी है। एक एग्जांपल आपके पास है कि अगर मैं एक बैंक में, अगर एक बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का और उसको हमने लेंडिंग टेक्नोलॉजी दे दी,
इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी भी सपोजिंग हम दे दें, उसको वेल्थ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी दे दी, उसको फॉरेक्स की उसकी नीड्स भी फुलफिल कर दी, मे बी उनको बैंक नोट चाहिए वो भी दे दिए, मे बी उनको कॉल सेंटर चाहिए वो भी पकड़ दे दिया। तो हम सारे ये टेक्नोलॉजीज करते हैं, मगर हो सकता है कि कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है उनके पास जो आज हम नहीं कर रहे, हो सकता है कल हम वो कर लें। अच्छा, तो एक एक्विजिशन का राउट लेते हैं कई बारी हम उसमें। क्या आपको वो कंपनी मिल गई, खरीद ली और ये सर्विसेज? जी हाँ, हमने वो कंपनी खरीदी, उसकी टेक्नोलॉजी को, आर्किटेक्चर को सेम बना दिया जैसे हमारा अभी का है, ओपन आर्किटेक्चर कर दिया उसको फिर ग्लोबलाइज कर दिया। कंपनी आपने हिंदुस्तान में खरीदी जो इंडिया का कर रहे हैं, मगर फिर उस टेक्नोलॉजी को आप लेके मिडिल ईस्ट चले गए, उसको यूरोप लेके चले गए, आसियान लेके चले गए और बेचा और जगहों पे। जब वो करेंगे तो आपका जो कॉस्ट था वो तो वही है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ता रहता है, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है और ज्यादा। तो ये सिंपल थॉट हमारा थॉट प्रोसेस है। तो मतलब आपकी जो इबिक्स कैश इंडिया की कंपनी, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी सब जगह बिजनेस करेगी और कर रही है? सर हमारा अभी 75 देशों में हमारा बिजनेस चल रहा ऑलरेडी है। 75 कंट्रीज में हम बिजनेस करते हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ट्रैवल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में हम बहुत से देशों में काम करते हैं। सिर्फ लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में हम 60 देशों में काम कर रहे हैं। अच्छा, इबिक्स कैश के आने वाले आईपीओ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इबिक्स कैश के आने वाले आईपीओ की। टॉप मैनेजमेंट टीम हमारे साथ है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और आगे चलते हुए कंपनी के आईपीओ के प्लान्स के बारे में। सर, ऐसी क्या खास बात है कि ये सारे लोग आप ही का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आप ही का प्रोडक्ट खरीदते हैं? ऐसी क्या खास बात दूसरों में, आप में क्या फ़र्क है? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। दुनिया के बहुत बड़े ब्रोकर हैं, सबसे बड़े जो इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं, जो ब्रोकर जो होते हैं वो कई बार इंश्योरेंस कंपनी से भी बहुत बड़े होते हैं। $50 बिलियन का मार्केट कैप होता है उनका। तो एक हमारे ब्रोकर हैं, अब उन्होंने हमारे को 50 देशों में हमारी टेक्नोलॉजी ले ली। अब क्यों ली? बड़ा सिंपल एग्जांपल है, रियल एग्जांपल। उन्होंने इसलिए ली कि जब वो चले गए अफ्रीका, तो अफ्रीका में तो अपनी रेगुलेशन है, हर कंट्री में अफ्रीका का टैक्स रिक्वायरमेंट अलग है, सब कुछ ही अलग है। फिर वो गए सिंगापुर बिल्कुल ही अलग है। फिर वो गए कनाडा, वहां बिल्कुल ही अलग है, और सब कुछ अलग है। अब अगर हर कंट्री में जब वो गए तो उनको अफ्रीकन सोल्यूशन मिल गया। एक अफ्रीका ने बोला मैं सोल्यूशन देता हूं, अच्छा। कनाडा में कनाडा का सोल्यूशन मिल गया। तो जब वो उनको मिल रहा था वो सोल्यूशन, तो वो अलग अलग सोल्यूशन आ रहे थे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे। हम गए और हमने बोला हम आपको ऐसा सोल्यूशन देंगे, एक ही सोल्यूशन है, इसमें आप जैसे हम स्विच ऑन और लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, इस तरह से आप अफ्रीका में, बोट्सवाना में ये जो फीचर है टैक्स का, ये वाला फीचर, इसको ऑन कर दें, सिंगापुर में जाके इसको ऑफ कर दें। प्रोडक्ट सेम है, कोड भी सेम है, सब कुछ सेम है, फंक्शनैलिटी। क्या बात है। तो सिस्टम एक दे दिया, 50 देशों में एक ही सिस्टम लग गया, तो उनका खर्चा एकदम गिर गया। पहली बात तो। दूसरी बात, आपको रिपोर्ट निकालनी है। एक सीएफओ बैठे हैं अमेरिका में, उन्होंने बोला यार मुझे अफ्रीका की रिपोर्ट चाहिए और आज मुझे सिंगापुर की भी रिपोर्ट चाहिए। उसने ऑनलाइन ही जाके वो रिपोर्ट पुल आउट कर ली, क्योंकि सिस्टम तो सेम है ना। करेक्ट। तो ये जो फायदे होते हैं कि कॉमन कोड बेस के, और हम ही एक प्लेयर थे जिसने ये पूरा ग्लोबल सोचा। उसने सोचा हम कोई और प्लेयर नहीं है सर इसमें जो कॉमन आर्किटेक्चर सोच रहा है, जो सोच रहा है कि मुझे ऐसा सिस्टम देना है जो पूरी दुनिया में चले। तो लोग क्या कर रहे थे कि एक सोल्यूशन अमेरिका में एक अलग कंपनी दे रही थी और ऑस्ट्रेलिया में कोई और कंपनी दे रही थी। तो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने वो अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम पूरी दुनिया में इसी तरह फैल जाते हैं कि हम वो सोल्यूशन सेम देते रहते हैं उस इंस्टीट्यूशन को, हर इंस्टीट्यूशन को। बिल्कुल। तो मतलब रेडीमेड सॉल्यूशन सारे देशों के लिए एक साथ मिल जाए तो फिर इधर इधर दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। तो ये बड़ा डिफरेंस करने वाला फैक्टर आपने बताया। जुलाई में इशू लाने वाले हैं आप, तो बताएं सर कि 100% आपकी एबिक्स इंक की सब्सिडरी है, पूरी 100% हिस्सेदारी अभी प्रोमोटर के पास है, राइट? जी हाँ। तो आपको अच्छा, आपके कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर नहीं? नहीं सर, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी? सर जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी।
क्या बात है। नहीं तो आजकल तो हम सारी नए ज़माने की कंपनियों में तो इशू आया नहीं कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर पहले प्रेशर बना के भाई लाओ इशू हमको निकलना है। आपके केस में ऐसा नहीं? सर वो ऐसा नहीं है, उसका मेन रीजन ये था कि वो उन कंपनीज को जरूरत पड़ती है जिनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है या नहीं होती है तो आपको पैसा चाहिए बाहर से। Correct. मगर अगर मेरे बिजनेस में पैसा ही क्रिएट हो रहा है तो हमारी बाहर से क्यों कोशिश ये थी कि हम उस बाहर से क्यों लें, तो हम अपने बिजनेस में पैसा क्रिएट कर करके हम अपना धंधा चला रहे थे। तो हमारे को जरूरत नहीं थी, बहुत प्राइवेट इक्विटी आती थी हमारे पास कि आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करोगे, और हम कहते हैं हम क्यों करें, हमें जरूरत क्या है। अच्छा चलो ठीक है, प्राइवेट इक्विटी तो आप तो बेचोगे थोड़ा बहुत, आप भी नहीं? नहीं सर, हम कुछ नहीं बेच रहे, 100% प्राइमरी इश्यू है। मतलब नए शेयर इशू होंगे, पैसा कंपनी में जाएगा? सर हम तो इस स्टॉक में पूरी तरह से इन्वेस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि हम इस बिलीव करते हैं स्टोरी में, तो हम ये कोई सेकेंडरी नहीं है इसमें। अच्छा, अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे चैनल को रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत देखते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा नहीं। मतलब ये जो पी वाली कंपनियां जो होती है, नहीं तो लिस्टिंग के बाद बहुत सारे लोगों के पैसे बने नहीं है। क्योंकि आपका केस अलग है, आप कह रहे हैं कि कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है, पैसा पूरा कंपनी में जा रहा है, कैश रिच, डेट फ्री, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, राइट? जी हाँ। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैसे वेल्थ बनेगी, क्या आप सोचें, क्या कैसे करने की सोच? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब ये वैल्यूएशन की जो एक बात होती है तो मेरे पास एक टर्म है, मैं बोलता हूँ कि कई बार हम कोशिश की जाती है, लोग कोशिश करते हैं कि एक मार्केटिंग में एक वैल्यूएशन की स्टोरी सेल करने के लिए वो बोलते हैं कि भैंस उड़ेगी, मगर भैंस उड़ नहीं सकती। हाँ। तो कई लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, नहीं ये भैंस शायद आज उड़ेगी, आज नहीं तो कल उड़ेगी। वो क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बेचते हैं, यार मैं आज लॉस पे चला रहा हूं मगर मैं 6 साल बाद 10 साल बाद बहुत पैसा कमाऊंगा, ये भैंस उड़ेगी 10 साल बाद। फिर 4 साल और गुजरते हैं, वो भैंस तो वहीं खड़ी है, तो वो उड़ती नहीं है, तो वो चलता नहीं है। सर, उड़ने के लिए पंख चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। हमारा तो बड़ा सिंपल थॉट प्रोसेस है। हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि देखिए, हमारा इश्यू आ रहा है, 100% प्राइमरी इश्यू है, हमें कोई सेकेंडरी नहीं करना है, कोई निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी को कुछ बेचना नहीं है। तो हमारा तो बड़ा थॉट प्रोसेस सिंपल है कि जो सक्सेस है हमारे इश्यू की, वो इससे नहीं डिफाइन होगी कि कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। मेरी नज़र में वो सक्सेस उससे डिफाइन होगी कि अगर लोगों ने स्ट्रीट पे जो स्टॉक खरीदा, अगर उन्होंने पैसा कमाया, तो मेरी नज़र में अच्छा पैसा कमाया तो ये सक्सेसफुल हो गया इश्यू। अगर हमने पैसा 6,000 रेज कर लिया, करोड़ 6,000 करोड़ रेज कर लिया और मगर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, तो ऑनेस्टली मैं इस इश्यू को फेलियर मानूंगा। तो फिर तो सर उसके लिए तो आपको इशू बड़ा अट्रैक्टिवली प्राइस करना पड़ेगा, जिससे कि लोग पैसा बनाए। पैसा तब बनेगा जब लिस्टिंग मजबूत होगी। देखिए, ब्यूटी जो होती है वो दूसरे की नज़र में होती है, राइट। तो हम तो अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे। ये तो मार्केट बताएगा, आप बताएंगे, जब वो वैल्यू हम बताएंगे मार्केट में कि ये वैल्यू कम है कि ज्यादा है। हमारी तो बिल्कुल कोशिश है कि हम टेबल पे पैसा छोड़ के जाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसका जज जो होंगे वो आप होंगे। ठीक बात, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे देखने के बाद जब आपकी आईपीओ प्राइस में। देखिए, मैं इस मामले में बहुत कड़क हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे नए आईपीओ की, ये जो नए ज़माने की कंपनियों की आईपीओ की मैंने बड़ी अच्छे से धुलाई भी की है। ये जिन्होंने बहुत महंगा लेके आए हैं कि भाई अल्टीमेटली लिस्टिंग पे पैसा बनना चाहिए। एनीवे, एक और चीज़, रॉबिन रैना यंग है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, विदेशों में लंबा चौड़ा काम कर चुके हैं, नैस्डैक लिस्टेड कंपनी भी रखते हैं। अब सर हिंदुस्तान क्यों आगे वापस, और पूरा मतलब यहाँ पर फोकस क्यों? देखिए, उसके 1-2 रीज़न है। एक तो रीज़न बड़ा सीधा है कि मैं पासपोर्ट मेरे पास अमेरिकन है, मगर दिल जो है वो हिंदुस्तानी है। क्या बात है। बहुत प्राउड हिंदुस्तानी हूँ। मैं उस दिन की वेट कर रहा हूँ। हम मजाक में कई बार पहले कहते थे 10 साल पहले, और मैं उसी दिन की अभी वेट कर रहा हूँ जब हम हिंदुस्तान से कंपनी चला रहे होंगे और ये जो वेस्ट में जो वो हमारे लिए कॉल सेंटर चला रहे होंगे। वाह। जो इंडिया को आउटसोर्स किया जाता था, मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं कि मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हम एक ऐसी जॉइंट कंपनीज बनाएं। देखिए, आज क्या होता है कि सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनीज हैं, कि जो बड़ी, कुछ नाम मैं दे सकता हूं यहां क्योंकि वो बड़े नाम हैं, कि एक एप्पल हैं, गूगल हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ऑरेकल हैं, ये कंपनीज बाहर की हैं। हमारे देश में
बहुत कम कंपनीज हैं जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया है टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल ही नहीं है। हमारी पास कंपनीज हैं बहुत बहुत अच्छी जिन्होंने दूसरों के लिए काम किया और बहुत बहुत पैसा कमाया, मगर मैं कह रहा हूं आप दूसरे के लिए क्यों काम कर रहे हो? आप अपने लिए एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाओ कि आप पूरी दुनिया में बेचो। Correct. तो मेरी कोशिश EBIX कैश से ये है। तो मेरा जब मैं हिंदुस्तान में आया तो एक तो जुड़ाव है अपने देश से। देखिए वो एयरपोर्ट पे जब उतरता हूँ और वो पीछे से मुझे कई बार एक किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया, बोला आपके तो इंडिया में आप जाते हो, आपको क्या पसंद आता है? वो एक अमेरिकन वो थे, इंटरव्यूअर थे, उन्होंने बोला आपको क्या पसंद आता है? अरे एयरपोर्ट पे जाते हो धक्का पड़ जाता है आपको, इतना तो रश होता है इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैंने बोला आपको सच बात बताऊं, मैंने कहा जब वो धक्का पड़ता है ना तो बड़ा सुकून आता है दिल में कि अपने देश पहुंच गए। मजा ही उसी का है। और हमारा देश है, हम अपने देश को दुनिया से में सबसे आगे लेके जाएंगे और हम अपना छोटा सा अपना रोल प्ले करेंगे इसमें। चाहे वो जो आम आदमी है उसको आगे लाना, किसी गरीब की मदद करना, तो ये 2-3 चीजें मेरी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इस पे आपने जो बात की उस पर मेरा आखिरी सवाल यही है कि चूंकि आपने कहा भी कि मैं टेबल पर कुछ न कुछ छोड़ना चाहता हूं जिससे कि जब IPO आए इन्वेस्टर जो पैसा लगाए उनकी वेल्थ बने, तब तो मज़ा है और सक्सेस उससे गिनेंगे। आप काफ़ी कुछ चैरिटी वर्क भी करते हैं, फिलंथ्रोपी वर्क भी करते हैं, आप जनरली उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि बात निकल गई तो मैं ज़रा थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। सर कोशिश है कि अपने देश में अपना रोल प्ले करें कि गरीबी को कम करने में जो भी मैं छोटा सा काम कर सकता हूं कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, एक इंडिया का प्राइवेट चैरिटी इनिशिएटिव सबसे बड़ा है घर बनाने का। हम कोशिश कर रहे हैं, एक फाउंडेशन है रॉबिन रैना फाउंडेशन नाम से है। तो रॉबिन रैना फाउंडेशन 6000 घर बना रही है। अच्छा। दिल्ली के पास एक स्लम है बवाना का, तो बवाना हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट स्लम है धारावी के बाद। 1.5 लाख लोग यमुना पुश्ता से मूव कर दिए गए कॉमनवेल्थ गेम्स के ड्यूरिंग। दिल्ली को साफ कर रहे थे, उन्होंने सबको बवाना में डाल दिया। तो लोगों की लाइफ बड़ी ख़राब हो रही थी, तो एक मैंने स्कूल वगैरह वहाँ बनाने शुरू किए, फ्री एजुकेशन वगैरह करी, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर। फिर सबका सोचा अगर सबको घर दे दें लीगल लैंड पे, तो हमने पहले लीगल लैंड लिया, उन सबको घर बनाने शुरू किए। आज हमने 2304 घर हम फ्री में दे चुके हैं उन्हें। तो मेरे उसमें 30% जो आज बवाना का स्लम है, जो एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बोलते हैं वहाँ JJ कॉलोनी, अच्छा। आज 30% वो स्लम नहीं है। अच्छा, पक्के घर वहाँ पक्के घर बन चुके हैं जो हमने बनाए हैं। तो इसी तरह के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और बाकी स्कूल हैं हमारे पूरे देश में जहाँ हम हजारों बच्चों की परवरिश करते हैं, फ्री एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए हर हिंदुस्तानी को अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए टाइम, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, मगर मेन चीज है कि आप अपने टाइम से क्या, आप अपना टाइम दे रहे हैं कि नहीं। Correct. और आप अगर पैसा दे रहे हैं और टाइम नहीं दे रहे चैरिटी को, तो शायद उसमें थोड़ी कमी है। मुझे लगता है कि ये हमारा देश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो गरीबों को साथ लेके जाना है हमें, और उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा हर रोज, और सोचना पड़ेगा इनको हम आगे कैसे लेके जाएं। ठीक बात, बिल्कुल। बहुत ही नोबल थॉट्स भी है और नोबल काम भी आप कर रहे हैं। उम्मीद करें रॉबिन जी कि आपका IPO बड़ा सक्सेसफुल हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय दिया पूरी टॉप मैनेजमेंट टीम के साथ। और मेरा निवेदन भी इसलिए था कि जब एक नए ज़माने की कंपनी है, अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, बड़ा IPO है और लंबे समय बाद एक मजबूत और बड़ा IPO बाज़ार में उतरने की जब तैयारी कर रहा हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के बिजनेस को पूरे अच्छे तरीके से समझें, कंपनी के प्रमोटर्स को समझें, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, कंपनी के बैकग्राउंड को समझें, किस तरह का मुनाफा कंपनी बना रही है और प्रमोटर्स की थॉट प्रोसेस क्या है। और इसी वजह से हमने पूरी टॉप मैनेजमेंट को आज आमंत्रित किया। रॉबिन जी, सुमित जी, नवीन जी और साथ ही गुरु प्रसाद सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें आपने वक्त दिया और पूरी कंपनी के बारे में विस्तार से बातचीत की। और एक बार फिर से आपको आने वाले IPO के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।